हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट इग्नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। हाँ, और आज हम जिस टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं ना, बिल्कुल वो सच में बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। भाषा ना मतलब एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप सोचिए, अगर हमारे पास अपनी बात को छोटे और इम्पैक्टफुल तरीके से कहने का कोई शॉर्टकट ही ना हो तो क्या होगा? तो हमारी बातचीत मतलब एकदम वो पुरानी धीमी बैलगाड़ी जैसी हो जाएगी। यार, हाँ, हर छोटी बात के लिए हमें लंबे लंबे वाक्य बोलने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और आज हम इसी शब्दों को सिकोड़ने वाले विज्ञान को डिकोड करेंगे। जिसे एग्जाम्स में हम समास कहते हैं। हाँ। स्टूडेंट्स अक्सर इसे सिर्फ रटने बैठ जाते हैं, जो कि यार बहुत बड़ी गलती है। हाँ, रटना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब हम इसे विज्ञान कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक काम कर रहा है। पुराने जमाने में क्या था कि ज्ञान को लिखकर नहीं बल्कि सुनकर याद रखा जाता था। राइट। तो इतने बड़े बड़े ज्ञान को याद रखने के लिए वर्ड्स को कंप्रेस करना मतलब उस टाइम की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। बिल्कुल। और समास शब्द खुद ही अपना लॉजिक बताता है। ये दो शब्दों से बना है, सम यानी पास और आस यानी बैठाना। मतलब दो या ज्यादा शब्दों को पास बैठाकर एक नया छोटा वर्ड बना देना। मैं तो इसे हमेशा कंप्यूटर की जिप फाइल से कंपेयर करती हूँ। जिप फाइल? अरे वाह, ये एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कैसे काम करती है ये जिप फाइल भाषा में? देखिए, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है, तो उस बड़ी फाइल को कंप्रेस करके हम जिप फाइल बनाते हैं ना। डेटा अंदर वही रहता है, बस उसकी पैकेजिंग छोटी हो जाती है। भाषा में भी सेम चीज होती है। अच्छा, जैसे अगर हमें बोलना हो राजा का पुत्र आ रहा है, तो ये काफी लंबा हो गया। हाँ, तो हम क्या करते हैं, पहले भाग यानी राज को लेते हैं, जिसे व्याकरण में पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे भाग पुत्र यानी उत्तर पद को लेते हैं और दोनों को जिप कर देते हैं। बन गया राजपुत्र। क्या बात है! राजपुत्र आ रहा है, मतलब बात वही है, लेकिन एनर्जी और टाइम दोनों बच गए। और इसी नए जिप हुए शब्द को व्याकरण में समस्त पद कहा जाता है। राइट। और अगर इस जिप फाइल को वापस ओपन करना हो, मतलब अनजिप करना हो, तो उस प्रोसेस को हम समास विग्रह कहते हैं। मतलब उस छोटे शब्द के अंदर जो भी छिपे हुए वर्ड्स थे ना, उन्हें वापस बाहर निकाल देना। जैसे सप्ताह एक जिप फाइल है। अच्छा, तो अगर मैं सप्ताह को डबल क्लिक करके अनजिप करूंगी तो अंदर से निकलेगा 7 दिनों का समूह। बिल्कुल सही। तो बस यही जिपिंग और अनजिपिंग का गेम है पूरा समास। और इसका जो सबसे बड़ा रूल है ना, जिसके इर्द गिर्द सब घूमता है, वो है पद प्रधानता। पद प्रधानता, ये वर्ड सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। मैं तो इसे सीधा बॉस के कंसेप्ट से समझाती हूँ। बॉस का कंसेप्ट? वो कैसे? मतलब जब दो शब्द मिलते हैं तो उस नए वर्ड में बॉस कौन है? पहले वाले वर्ड की चल रही है या दूसरे वाले की? दोनों बॉस हैं या कोई भी नहीं? इसी से तो समास के टाइप्स डिसाइड होते हैं ना। अव्ययी भाव समास। हाँ, इसमें पहला पद प्रधान होता है। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक टिप है कि आप ना एक उपसर्ग टूल किट याद कर लें। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल किट? ये बहुत काम की चीज लग रही है। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें? इसमें अ, अनु, निर, प्रति, यथा, भर, बे, अह, ये सब आते हैं। अगर वर्ड के स्टार्टिंग में ये दिखें तो समझो अव्ययी भाव है। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। हाँ, या फिर आजन्म, जिसका विग्रह है जन्म से लेकर, या प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इन सब में पहला पद ही पूरे वर्ड को लीड कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिस पर मैं वार्न करना चाहूंगी। अच्छा, वो कौन सी गलती है जो अक्सर होती है? जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है ना, जैसे रातों रात, घर घर या धीरे धीरे, तो बीच का योजक चिन्ह या हाइफन देखकर बच्चे तुरंत उसे द्वंद्व समास मान लेते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। लेकिन ये गलत है। जब शब्द रिपीट होता है ना, जैसे घर घर, तो वो पूरा वर्ड एक क्रिया विशेषण की तरह काम करने लगता है। राइट। जैसे ये खबर घर घर पहुंच गई, यहाँ पहुंचने का तरीका बताया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण बन जाए, वो अव्ययी भाव समास ही होता है। तो रिपीट होने वाले वर्ड्स द्वंद्व नहीं बल्कि अव्ययी भाव होते हैं। ये पॉइंट तो एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने द्वंद्व समास का नाम लिया है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें तो तराजू के पलड़े बराबर होते हैं ना। एकदम। यहाँ कोई एक बॉस नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं।
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अपना इंडिपेंडेंट और इक्वल वेटेज है। और जब हम इन्हें अनजिप करते हैं तो बीच में और, या, अथवा जैसे योजक वर्ड्स निकलते हैं। सही कहा। और इसके बिना 3 छोटे-छोटे टाइप्स होते हैं जो एग्जामिनर कभी-कभी डीप में पूछ लेता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, जहां विग्रह में और निकलता। जैसे माता पिता, जिसका विग्रह होगा माता और पिता, दोनों की अलग-अलग और बराबर इंपॉर्टेंस है। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। इसमें वर्ड्स मिलकर एक पूरी कम्युनिटी या ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना, भाई मेरी तो दाल रोटी चल रही है। हाँ, तो वहां मतलब सिर्फ रसोई वाली दाल और रोटी नहीं होता, बल्कि पूरी आजीविका से होता है। तो इसका विग्रह होगा दाल रोटी आदि। बिल्कुल। और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। ये अक्सर विलोम शब्दों में दिखता है, जहां एक चॉइस होती है, जैसे सुख दुख। अच्छा, मतलब सुख या दुख, क्योंकि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते ना। ये काफी लॉजिकल है। तो ये था द्वंद्व समास। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर पहला बॉस अव्यय भाव और दूसरा बॉस द्वंद्व, तो अगर दूसरा पद यानी उत्तर पद बॉस हो तो क्या होगा? तब एंट्री होती है हमारे व्याकरण के सबसे बड़े परिवार की। तत्पुरुष समास। ओहो, तत्पुरुष। इससे तो स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं यार, क्योंकि इसके इतने सारे टाइप्स और भेद होते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो इसे एक ट्रेन की एनालॉजी से समझाती हूँ। मान लीजिए 2 रेल के डिब्बे हैं और उनके बीच एक लोहे का हुक है जिसे कपलिंग कहते हैं। अच्छा, तो जब डिब्बे जुड़ते हैं तो वो हुक बीच में छिप जाता है। एग्जैक्टली। तत्पुरुष में ये छिपा हुआ हुक ना कारक विभक्ति होता है। जब वर्ड जिप होता है तो हुक छिप जाता है, और जब अनजिप होता है तो हुक वापस दिख जाता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर इन्हीं छिपे हुए हुक्स के बेसिस पर तत्पुरुष के 6 मेन टाइप्स होते हैं। तो चलिए फटाफट इन हुक्स को डीकोड करते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जहां को हुक छिपता है, जैसे वनगमन, अर्थात वन को गमन। बिल्कुल। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसका हुक है से या के द्वारा, जो काम करने का मीडियम बताता है, जैसे स्वरचित अर्थात स्वयं से रचित। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसका हुक है के लिए। इसका तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है विद्यालय, यानी विद्या के लिए आलय। अब आते हैं चौथे हुक पर, जहां अक्सर क्लासिक डाउट आता है, अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से विभक्ति छिपती है, लेकिन ये अलगाव या सेपरेशन दिखाता है। हाँ, जैसे करण में जुड़ाव था, पर अपादान में दूरी होती है। जैसे रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त, बीमारी दूर हो गई है। एकदम सही। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसका हुक है का, के, की। जैसे हमने शुरू में देखा था, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। और लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसका हुक है में या पर, जो बेस या लोकेशन बताता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। तो ये हो गए हमारे 6 तत्पुरुष, जहां दूसरा पद बॉस होता है और बीच में कारक के हुक छिपे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि तत्पुरुष के 2 और बहुत फेमस रिश्तेदार हैं, कर्मधारय और द्विगु। क्या ये सच में इसी फैमिली के हैं? टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, क्योंकि इनमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। लेकिन इनमें कारक का हुक नहीं होता, बल्कि एक खास तरह का रिलेशन होता है। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो कर्मधारय हमेशा ये बताता है कि कोई चीज कैसी है या क्या है। राइट। एकदम परफेक्ट रूल है ये, कैसा है क्या है का रिलेशन। इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। और उपमान उपमेय में हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। बिल्कुल। अब आते हैं तत्पुरुष के दूसरे उपभेद यानी द्विगु समास पर। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पहला पद हमेशा कोई संख्या या नंबर होता है। हाँ, पर सिर्फ नंबर होना काफी नहीं है ना, वो वर्ड मिलकर एक ग्रुप या समूहों का बोध भी कराना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे चौराहा, जिसका विग्रह है 4 राहों का समूह, या तिरंगा 3 रंगों का समूह, या फिर नवरत्न। अच्छा, तो पहले की चली, दूसरे की चली, दोनों की चली। अब यार एक बात बताओ, अगर किसी की भी ना चले, कोई भी बॉस ना हो, तब क्या होगा? तब होता है भाषा का असली मैजिक। और यहीं पर बहुव्रीहि समास की एंट्री होती है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मैं इसे अपनी क्लास में वीआईपी कंसेप्ट बोलती हूँ। मतलब दोनों वर्ड्स मिलकर किसी तीसरे वीआईपी की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, वीआईपी कंसेप्ट, बहुत सही नाम दिया है।
जैसे पौराणिक वर्ड है त्रिनेत्र। अब त्रि मतलब 3 और नेत्र मतलब आंखें। पर हम हर 3 आंख वाले को त्रिनेत्र तो नहीं कहते ना। ये वर्ड भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया है। यानी वीआईपी शिव जी हैं। बिल्कुल विग्रह होगा, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। ऐसे ही पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, या दशानन यानी रावण। और पंकज भी तो इसी में आता है ना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। अब यहाँ आता है एग्जाम का सबसे बड़ा सिरदर्द, जिसे मैं निर्णायक कसौटी कहती हूँ। हाँ, वो कंफ्यूजन वाली स्थिति जहाँ एक ही वर्ड 2 समासों में फिट बैठता हुआ लगता है। बिल्कुल, अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो स्टूडेंट क्या करे? इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, विग्रह तय करता है समास। आप वर्ड को अनजिप कैसे कर रहे हैं, उसी से फाइनल आंसर निकलेगा। जैसे अगर वर्ड है नीलकंठ, अगर मैंने विग्रह किया नीला है जो कंठ, तो ये कैसा है वाला फॉर्मूला हो गया जी। यानी ये कर्मधारा है। और अगर आपने विग्रह किया नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो आपने एक तीसरे वीआईपी की तरफ इशारा कर दिया और ये बहुव्रीहि बन गया। लेकिन सर, अगर एग्जाम में सिर्फ अकेला वर्ड दिया हो चतुर्भुज और ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो, तो किस पर टिक करें? ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। ऐसे केस में अगर वो वर्ड किसी फेमस वीआईपी या भगवान का नाम है, तो हमेशा बहुव्रीहि समास को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलो, ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक को समेटते हुए उन आउट ऑफ सिलेबस वाले सवालों की बात कर लें जो अचानक पेपर में आ टपकते हैं। हाँ, वो विशिष्ट समास होते हैं। जैसे पहला है नंज तत्पुरुष। नाम अजीब है पर पहचानना बहुत आसान है। इसमें हमेशा कोई नेगेटिव उपसर्ग होता है, जैसे अन, ना। हाँ, जैसे असत्य यानी न सत्य, या अनपढ़ मतलब न पढ़ा हुआ। ये तो काफी सीधा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अलुक तत्पुरुष। हमने तत्पुरुष में पढ़ा था कि कारक छिप जाता है, लेकिन इसमें ना वो कारक वाली विभक्ति पूरी तरह गायब नहीं होती, वर्ड के अंदर ही रहती है। जैसे युधिष्ठिर। अच्छा, मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो वो जो में है वो युद्धि के रूप में अंदर ही रह गया। और एक वो भी तो होता है जिसमें पूरा का पूरा बीच का पार्टी गायब हो जाता है। हाँ, उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दही बड़ा। इसका मतलब दही का बड़ा नहीं है, बल्कि दही में डूबा हुआ बड़ा है। अरे वाह, मतलब में डूबा हुआ पूरा का पूरा पार्टी लोप हो गया। या जैसे रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। बिल्कुल सही। क्या बात है। तो दोस्तों, हमने समास की पूरी शारीरिक रचना को डिकोड कर लिया है, लेकिन एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव में इसे याद कैसे रखें, इसके लिए हमने एक मेंटल स्कैनर या मास्टर फ्लोचार्ट बनाया है। ये फ्लोचार्ट बहुत तगड़ा हथियार है। बस कोई भी वर्ड सामने आए तो उसे इन 5 सवालों से गुजारना है। तो मेंटल स्कैनर का पहला सवाल क्या है? सवाल 1, क्या पहला पद संख्या है? अगर हाँ, तो देखो क्या वो किसी वीआईपी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर इशारा है तो बहुब्रीहि, वरना द्विगु। ओके, अगर संख्या नहीं है तो सवाल 2। सवाल 2, क्या दोनों वर्ड्स विलोम हैं या बराबर हैं? अगर हाँ, तो बिना सोचे द्वंद्व समास। अगर ये भी नहीं है तो सवाल 3। क्या पहला पद अव्यय है या हमारी टूल किट में से है, या फिर वर्ड रिपीट हो रहा है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास। अगर ये भी नहीं तो सवाल 4। क्या उन वर्ड्स में विशेषण संज्ञा का रिलेशन है? यानी कैसा है, क्या है? अगर हाँ, तो वापस चेक करो कि क्या वो कोई वीआईपी है। अगर वीआईपी है तो बहुब्रीहि, वरना कर्मधारय। और अगर इन चारों में से कुछ भी मैच ना हो तो आखिरी सवाल 5। अगर ऊपर का कुछ नहीं तो विग्रह करके देखो, पक्का कोई कारक का हुक निकलेगा। और आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक लगा दो। वाओ, इस फ्लोचार्ट को दिमाग में बैठा लिया ना तो कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये एकदम फूल प्रूफ तरीका है। दोस्तों, जाते जाते ना एक विचार करने वाली बात छोड़कर जा रही हूँ। भाषा कोई ठहरी हुई नदी नहीं है, लगातार बदलती रहती है। आज के हमारे मॉडर्न वर्ड्स जैसे स्मार्टफोन या इंटरनेट, अगर इन्हें हिंदी समास के नियमों में रखना पड़े तो आप इन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या इनका कोई विग्रह हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, दिमागी कसरत के लिए एकदम परफेक्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।